हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज अपन एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2015 से लेकर 22 तक जितने भी पेपर RSM SSB के द्वारा आयोजित करवाए गए हैं उनमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आए हैं उनका पेपर वाइज वीडियो एनालिसिस करेंगे, जो निश्चित रूप से आपके लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगा, एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि इससे कंप्लीट राजस्थान जीके रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, राजस्थान के एग्ज़ाम का एक ट्रेंड है कि इसमें जो राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगभग 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो आपकी वो 70 से 80% क्वेश्चन तैयार होंगे और जब हर क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो लगभग इस वीडियो सीरीज से लगभग 90% क्वेश्चन आपको राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम जो आगे भविष्य में होगा उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इस वीडियो सीरीज से ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये जानना जितना आवश्यक है कि कौन सी चीज़ें पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कौन सी चीज़ें छोड़नी है। इस प्रकार ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम हाउसकीपर एग्ज़ाम 2022 जुलाई में आयोजित की गई थी, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आए थे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पेपर को, आज के अपने सेशन को। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, भगत सिंह ने, अभय सिंह ने या महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने? तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगर हुड्डा सम्मेलन के बारे में बात करें तो हुड्डा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों का मुकाबला करना, यानी राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो मराठों से आतंकित थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मराठों का मुकाबला करने के लिए मिलकर जो है एक योजना बनाई जाए। अगर मराठों के बारे में बात करें तो मराठों के सर्वाधिक आक्रमण जो है जयपुर रियासत पर हुए, जबकि मराठों का पहला आक्रमण बूंदी रियासत पर हुआ था। बात करें हुड्डा सम्मेलन के योजनाकार के बारे में तो हुड्डा सम्मेलन की योजना बनाने वाला व्यक्ति था जयपुर का शासक सवाई जय सिंह द्वितीय। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को हुड्डा नामक स्थान पर भीलवाड़ा में किया गया था। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था महाराणा जगत सिंह, जो कि मेवाड़ के शासक थे। हुड्डा सम्मेलन की जब योजना बनाई गई थी तो उस समय यह डिसाइड किया गया था कि इसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा की जाएगी, लेकिन सम्मेलन आयोजित होने से पहले संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र जो है जगत सिंह शासक बने, अतः जगत सिंह के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख राजपूत राजाओं के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख राजपूत राजा थे अभय सिंह जोधपुर से आए, जोरावर सिंह बीकानेर से आए, भक्त सिंह जो कि नागौर से आए, दलेल सिंह बूंदी से आए, शत्रुसाल कोटा से आए और सवाई जय सिंह और सवाई जगत सिंह जो है इस सम्मेलन में शामिल होने वाले राजपूत राजा थे। इसमें यह डिसाइड किया गया कि वर्षा काल के बाद में सभी राजपूत राजा अपनी सेनाओं के साथ में रामपुरा नामक स्थान जो कि भीलवाड़ा में स्थित है आकर मिलेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि कोई भी राजपूत राजा जो है इस अपनी सेनाओं के साथ में रामपुर नहीं आया और इस प्रकार ये सम्मेलन जो है असफल हो गया। उसके बाद में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर का जो त्यौहार है कौन से महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार श्रावण है, भाद्रपद है, फाल्गुन है या चैत्र है? तो जो गणगौर का त्यौहार राजस्थान में आयोजित किया जाता है वो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है और चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को इसका आयोजन किया जाता है। गणगौर के त्यौहार की ये विशेषता है कि ये राजस्थान का सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। गणगौर की सवारी जो जयपुर की प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी जो है जयपुर की प्रसिद्ध है। और बात की जाए गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है तो गुलाबी जो गणगौर है नाथद्वारा राजसमंद में की प्रसिद्ध है, जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी को आयोजित की जाती है। गुलाबी गणगौर का आयोजन नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा धींगा गवर का त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है तो धींगा गवर का त्यौहार जो है उदयपुर में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है मेवाड़ शासक अमर सिंह प्रथम के समय हुई थी। इसके अलावा कि केवल गवर की पूजा यानी बिना ईश्वर के गणगौर की पूजा जैसलमेर में की जाती है, जबकि बूंदी और जोधपुर में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बूंदी की अगर बात की जाए तो बूंदी में जोध सिंह की मृत्यु हो गई थी, जबकि बूंदी में जोध सिंह की इस दिन मृत्यु हो गई थी, जबकि सातल देव जो कि मारवाड़ के शासक रहे उनकी मृत्यु इस दिन होने के कारण जोधपुर में भी जो है गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता है।
इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, यानी एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ अपने दे रखा है उत्खननकर्ता। आर्य सभ्यता एच डी साकलिया, ओजियाना सभ्यता के एन पुरी, विराट सभ्यता डॉक्टर आर साहनी और बागवर सभ्यता वी एन मिस्र। तो यहाँ पर ओजियाना जो है, ओजियाना की खोज, ओजियाना जो कि बदनौर भीलवाड़ा में मौजूद है, ओजियाना सभ्यता बदनौर भीलवाड़ा में मौजूद है और ओजियाना सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति था डॉक्टर बी आर मीणा। यह यहाँ पर जो उत्खनन करता था उसका नाम था डॉक्टर बी आर मीणा। इसके अलावा अन्य सभ्यताओं के बारे में बात करें तो रंगमहल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में मौजूद है, घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता अवस्थित है। रंगमहल सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति या उत्खनन करने वाला व्यक्ति डॉक्टर हन्नारेड्डी था, जबकि नगरी सभ्यता जो है वो चित्तौड़गढ़ में मौजूद है और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भंडारकर। विराट सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति है डॉक्टर दयाराम साहनी। इसका उत्खनन करने वाले व्यक्ति नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, के एन दीक्षित यानी कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा इसकी खोज की गई। जबकि रेड सभ्यता जो है टोंक में मौजूद और इसकी खोज करने वाला व्यक्ति है के एन पुरी। बिनमाल सभ्यता जालोर में है, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई। नौहर सभ्यता जो कि भरतपुर में है और गिलुंड सभ्यता जो कि राजसमंद में है, इसकी खोजकर्ता या उत्खननकर्ता बीबी लाल है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि के उपनाम से कविताओं की रचना की। ऑप्शन है प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, जय सिंह या ईश्वरी सिंह। तो इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ब्रजनिधि के नाम से कविताओं की रचना की गई थी। अगर प्रताप सिंह के बारे में बात करें तो प्रताप सिंह का शासनकाल रहा 1767 से लेकर 1803 तक। इसके समय सर्वाधिक मराठा आक्रमण जो है इसके समय जो है जयपुर में हुए। जबकि हम पहले बात कर चुके हैं कि बूंदी में जो है पहली बार मराठों के आक्रमण हुए, जबकि जयपुर में सर्वाधिक आक्रमण जो हुए प्रताप सिंह के समय हुए। और वैसे अगर पूछा जाए कि मराठों के सर्वाधिक कहाँ पर हुए, तो मराठों के सर्वाधिक आक्रमण है जो है जयपुर में हुए और सर्वाधिक आक्रमण जयपुर में प्रताप सिंह के समय हुए। इसने मराठों के साथ में तुंगा का युद्ध जो कि 28 जुलाई 1787 को हुआ, मोरेल नदी के किनारे लालसोट दौसा में हुआ। प्रताप सिंह के खिलाफ वर्सेस महाजी सिंधिया के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें प्रताप सिंह की विजय रही। हारने के बाद में महाजी सिंधिया ने कहा कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूँ। इसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ, पाटन का युद्ध, जिसे सिक्कर का युद्ध भी कहा जाता है। 20 जून 1790 को प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें महाजी सिंधिया की विजय हुई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एजेंट कौन था। बर्टन, लॉरेंस, विलियमसन या कैप्टन सावर्स। तो कैप्टन सावर्स जो है उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जब वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें रियासत मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स थे तथा वहाँ के शासक 1857 के समय स्वरूप सिंह थे, जबकि मारवाड़ में तख्त सिंह थे और वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन थे। कोटा में राम सिंह द्वितीय शासक थे और पीए जो थे बटन थे, जिनका सिर बाद में क्रांतिकारियों के द्वारा काट दिया गया था। और जयपुर में राम सिंह द्वितीय शासक थे और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन थे। भरतपुर के जसवंत सिंह शासक थे और मॉरिसन जो है यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, जबकि सिरोही में शिव सिंह शासक थे और जेडी हॉल जो है यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। गागरोन जो कि शामिल है, जैसलमेर भी शामिल है, कुंभलगढ़ भी शामिल है और अचलगढ़ जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। अगर हम बात करें राजस्थान के टोटल 6 दुर्ग जो है यूनेस्को द्वारा चिन्हित है। अगर हम बात करें जयपुर के टोटल 6 दुर्ग जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में चिन्हित है, शामिल है, जिसकी ट्रिक है आम, चीकू, गाजर। आम से बन जाएगा आमेर, ची से बनेगा चित्तौड़, कु से बनेगा कुंभलगढ़, गा से बनेगा गागरोन, जै से बनेगा जैसलमेर और रै से बन जाएगा रणथंभौर। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है
थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 5, 3, 2 या 1। टोटल 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में लड़ा गया, करनाल हरियाणा में लड़ा गया, और इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस गोरी के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। इस युद्ध में गोविंदराज के भाले से जो है मोहम्मद गोरी घायल हो गया था। गोविंदराज जो कि इनका पृथ्वीराज का पुत्र था, इनके भाले से जो है इस युद्ध में मोहम्मद गोरी घायल हुआ और हार कर और वापस लौट गया। दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, वही पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज की हार हुई, तथा पृथ्वीराज का घोड़ा इस युद्ध में जो था, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था नाट्यरंबा, छत्री है काबुल में, और स्मारक जो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में मौजूद है। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक, हरिभा उपाध्याय, केसरी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी। तो इसका प्रकाशन करने वाला व्यक्ति था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 में वर्धा से ये समाचार पत्र निकाला गया था। इसके अलावा अन्य समाचार पत्रों के बारे में बात करें तो प्रताप नामक समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित है, जबकि अखंड भारत, पीप और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र जी नारायण व्यासी के द्वारा प्रकाशित है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गजनी। तो मोहम्मद गजनी के समय समकालीन थे लोक देवता गोगाजी। गोगाजी के बारे में बात की जाए तो गोगाजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, जिनका जन्म ददेरवा चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान, माता का नाम था बाछल दे, गुरु का नाम था गोरखनाथ, पत्नी का नाम था केलम दे। ध्वजा जो होती है, गोगाजी की जो ध्वजा होती है उसे निशान कहा जाता है, और गोगाजी की फड़ का वाचन डेरू व मांदल वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। गोगाजी के जो गीत गाए जाते हैं उनको छावली कहते हैं। नृत्य जो यहाँ पर किया जाता है उसे साकल नृत्य के नाम से जाना जाता है, साकल नृत्य कहा जाता है। और शीर्ष मेड़ी जो कि ददेरवा चूरू में मौजूद है, जहाँ पर जो है गोगाजी का सिर जो है गिरा था, गोगाजी का सिर जहाँ पर गिरा था वो स्थान शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, और ये ददेरवा चूरू में मौजूद है। जबकि धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी, जहाँ पर तेजाजी का प्रमुख मंदिर है जो कि हनुमानगढ़ में मौजूद है, और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जबकि इसको वर्तमान स्वरूप जो है महाराणा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। इसकी बनावट के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी बनावट जो है मकबरे नुमा है, और इसमें जो है बिस्मिल्लाह अंकित है। यहाँ पर जो मुस्लिम पुजारी होता है, जो मुस्लिम पुजारी को चायल या चोयल के नाम से जाना जाता है, और गोगाजी का रसावला, गोगाजी का जो रसावला लिखा हुआ है वो बिट्टू मेहा नामक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। गोगाजी का रसावला लिखने वाला व्यक्ति बिट्टू मेहा जी थे। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप के द्वारा अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? गोगुंदा, कोल्यारी, जावर या फिर चावंड। तो चावंड को राजधानी बनाई गई थी प्रताप के द्वारा। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप की जीत हुई, और जिसे मेवाड़ के मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में जो है प्रताप की जीत हुई, और इसके बाद प्रताप के द्वारा जो है लूणा चावंडिया को हराकर राजधानी बनाई गई, जो कि लगभग 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही। यानी टोटल 29 वर्षों तक जो है ये मेवाड़ की राजधानी रहा। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना अगला जो क्वेश्चन है, कू क्या है? कू गरासिया जनजाति का हथियार है, मीणा जनजाति का पर्व है, डामोर जनजाति का वस्त्र है, या फिर भील जनजाति के घर को कू कहा जाता है। तो भील जनजाति का जो घर होता है उसे कू कहा जाता है, या फिर टापरा भी इसको कहा जाता है। भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसको पाल भी कहते हैं, या फिर तदवी कहा जाता है। तदवी भी कहा जाता है भील जनजाति के मुखिया को, जबकि संपूर्ण जो भील जनजाति है उसका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं गमेती।
संपूर्ण भील जनजाति के मुखिया को गमेती कहा जाता है। संपूर्ण जो भील जनजाति होती है उसके मुखिया को गमेती कहा जाता है। जबकि भीलों के जो कुल देवता है उसे टोटम कहा जाता है। टोटम जो है भीलों के कुल देवता कहलाते हैं और इन्हें पेड़ पौधों का प्रतीक जो है, पेड़ पौधे जो है ना वो इनके प्रतीक माने जाते हैं। तो टोटम जो होता है, टोटम के प्रतीक माना जाता है पेड़ पौधे। इसके अलावा हेलमो एक सामूहिक जो कार्यक्रम होता है, भीलों के द्वारा जो सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसे हेलमो कहा जाता है। और इसके अलावा पाखरिया या पोखरिया भील, पोखरिया या पाखरिया होता है वो व्यक्ति या वो भील व्यक्ति जो किसी घुड़सवार सैनिक को मार दे। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है उसे पाखरिया या पोखरिया कहा जाता है। भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे वालरा कहते हैं। स्थानांतरित कृषि होती है एक प्रकार की और इसे वालरा कहा जाता है। झूमिंग भी इसे कहा जाता है और ये 2 प्रकार की होती है। जो झूमिंग कृषि या वालरा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है उससे कहते हैं चिमाता, जबकि जो कृषि मैदानी भागों में की जाती है उसे दजिया कहा जाता है। मैदानी भागों में भीलों द्वारा की जाने वाली वालरा कृषि को दजिया कहा जाता है। भीलों के 2 प्रमुख मेले हैं, 2 प्रसिद्ध मेले जो है भीलों के लगते हैं। एक बेणेश्वर मेला जो कि नवा टापरा नामक स्थान है डूंगरपुर में लगता है और दूसरा इनका प्रमुख मेला है घोटिया अम्बा का मेला जो कि बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसके अलावा भीलों के वस्त्रों के बारे में बात करें, उसके पहनावे के बारे में बात किया जाए तो भीलों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे कहते हैं देपाड़ा। भीलों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे देपाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा जो भील दुल्हन यानी भील दुल्हन जो कि विवाह के समय एक पीले रंग की साड़ी पहनती है। भील दुल्हन भील जो लड़की होती है विवाह के समय उसके द्वारा एक पीले रंग की साड़ी पहनी जाती है, इसको पीलिया कहा जाता है। जबकि जो लाल रंग की भीलों की महिलाओं की जो साड़ी होती है, लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहा जाता है। सिंदूरी कहा जाता है। भीलों के द्वारा भील महिलाओं के द्वारा जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है उसको कहते हैं सिंदूरी। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन सी है या प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, फल्गुबाई, गुलाबो, तीजनबाई। फल्गुबाई जो है प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है। अगर चरी नृत्य के बारे में बात की जाए तो चरी नृत्य जो है किशनगढ़ के गुर्जरों का फेमस है। किशनगढ़ के गुर्जरों के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है जो कि महिलाओं के द्वारा ढोल, थाली और बाकिया वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। फल्गुबाई के बारे में बात की जाए तो फल्गुबाई जो है किशनगढ़ निवासी है और जो चरी नृत्य होता है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। बात की जाए सर्वाधिक लोक नृत्यों का आयोजन कहाँ पर किया जाता है तो सर्वाधिक लोक नृत्य उदयपुर में आयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, यानी जो पोमचा होता है उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? पीला, कवरजोड़, कटकी या फिर फेटिया। तो अगर पोमचा के बारे में बात की जाए तो पोमचा जो है राजस्थान में उसको पीला के नाम से जाना जाता है और ये स्त्रियों का वस्त्र होता है। अगर बात की जाए पीले रंग का पोमचा जो है स्त्रियों के द्वारा पुत्र जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है, जबकि पुत्री का जन्म होने पर महिलाओं के द्वारा गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। तो पोमचा जो है राजस्थान का एक परिधान है जिसको पीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा में, नोखा में, केलवाड़ा में या फिर कोलायत में? तो सीतावाड़ी जो मेला है केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है जो कि सेरिया जनजाति का एक प्रमुख मेला है। सेरिया जनजाति के बारे में बात की जाए तो सेरिया जनजाति सर्वाधिक जो है साबाद, बारा और किशनगंज तहसील में पाई जाती है। सेरिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है, एकमात्र ऐसी जनजाति है राजस्थान की जो कि आदिम जनजाति समूह में शामिल है। इनकी कुलदेवी के बारे में बात की जाए तो कोड़िया देवी जो है इनकी कुलदेवी है। सेरिया जनजाति में 3 प्रकार की पंचायत पाई जाती है, यानी इनकी जो पंचायत होती है उसके 3 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होता है उसे बोलते हैं पंचताई जो कि 5 गांवों का एक समूह होता है। दूसरा जो स्तर होता है उसको बोलते हैं एक दसिया जो कि 11 गांवों का समूह होता है। और तीसरी जो पंचायत होती है उसको बोलते हैं 84 जो कि 84 गांवों का समूह से मिलकर बनी होती है, जो कि वाल्मीकि मंदिर सीतावाड़ी 12 में जो है आयोजित होती है। वाल्मीकि के बारे में बात की जाए तो वाल्मीकि जो है इनके आदि पुरुष माने जाते हैं। सेरिया जनजाति की जो बस्ती होती है उसे सेराना कहते हैं और जो बड़ा गांव होता है उसे सेरोल कहते हैं, जबकि गांव के बीच में बना हुआ एक सामुदायिक सार्वजनिक जो भवन होता है उसे कहते हैं ढलिया, हताई या फिर बंगला।
इसके अलावा पेड़ों पर इनके द्वारा घर बनाए जाते हैं, पेड़ों पर जो इनके द्वारा घर बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है कोरुआ, गोपना या फिर टोपा। सेरिया जनजाति का जो सीताबाड़ी मेला है वो आयोजित होता है केलवाड़ा 12 में। ज्येष्ठ अमावस्या को ये आयोजित होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो है सीताबाड़ी मेला आयोजित किया जाता है केलवाड़ा 12 में, और इसे सेरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो सेरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी मेला जो होता है उसे सेरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के बारे में अगर बात की जाए तो कालीबंगा के बारे में दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहने वाला व्यक्ति था दशरथ शर्मा। इसके अलावा अन्य जो साक्ष्य यहाँ से मिले उनके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली है। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिली है। इसके अलावा यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है, बेलनाकार मोहरे मिली, और ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, उषा मस्जिद कहाँ पर मौजूद है? उषा मस्जिद जो है वो कहाँ पर मौजूद है? कलियाकोट डूंगरपुर में, सलूम्बर उदयपुर में, सांबर जयपुर में या बयाना भरतपुर? तो बयाना भरतपुर में जो है उषा मस्जिद अवस्थित है। बयाना भरतपुर में उषा मस्जिद मौजूद है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से असंगत युगम है, यानी असंगत युगम जो आपको यहाँ पर छांटना है, वाद्य यंत्र के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके तथ्यवाद्य एकतारा, तथ्यवाद्य है एकतारा, सुशिरवाद है अलगोजा, घनवाद है करताल, और अवनद वाद्य यंत्र है जंतर। तो अगर बात की जाए वाद्य यंत्रों के बारे में तो तथ्यवाद यानी ऐसे वाद्य यंत्र जिनसे तार के माध्यम से जो है तार के बने हुए होते हैं, तथ्यवाद यंत्र होते हैं। और तथ्यवाद यंत्रों को अगर याद करें तो एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है, रावण की इक्सासु गुजरी पंगु थी। तो रावण से बन जाएगा रावणहत्ता, एक से बनेगा एकतारा, सा से बनेगा सारंगी, सु से बनेगा सुरिंदा। गुजरी एक वाद्य यंत्र होता है जो कि रावणहत्ता जो वाद्य यंत्र होता है उसका लगभग आधा आकार इसका होता है। इसके अलावा पंगु से बनेगा, पंगु को बोलते हैं अपंग, तो अपंग से बनेगा बफंग, अपंग से क्या बनेगा बफंग। इसके अलावा काम दुख सुर चिक रब रब तनुरा जंतर। इसके अलावा जो ट्रिक है, काम दुख सुर चिक रब रब तनुरा जंतर। काम से बनेगा कामायचा, दुख से बनेगा दुकाको, सुर से बनेगा सुरमंडल, चिक से बनेगा चिक्कारो, रब से बनेगा रबाब, और रब से बनेगा रवाज, तनुरा से बनेगा तंदुरा, और जंतर एक वाद्य यंत्र होता है, जंतर से एक वाद्य यंत्र होता है जो कि देवनारायण जी की जब फड़ का वाचन किया जाता है तब इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं तो सुशिर वाद्य यंत्रों को याद करने की एक ट्रिक है, आज मुरली बाबा सुन तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। आज मुरली बाबा सुन तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तो आज से बनेगा अलगोजा, मुरली से मुरला या फिर मुरली, बा से बनेगा बाबा से बनेगा बांकिया, बा से बनेगा बांसुरी, सु से बनेगा सुरनई, तू से बनेगा तुरहई, भूल से बनेगा भुंगल, ना से बन जाएगा नांगफणी, कै से बन जाएगा करना, मो से बनेगा मोर चंग, मो से क्या बन जाएगा मोर चंग बन जाएगा, मो से क्या बनेगा मोर चंग बन जाएगा। सै से बनेगा सतारा, और मै से बन जाएगा मसक, सी से बनेगा सिंगी या फिर सिंगा, और नै से बन जाएगा नड़। तो ये है अपने सुशिर वाद्य यंत्र जो है उनको याद करने की ट्रिक। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नतमल व सालिम सिंह की हवेलियाँ कहाँ पर मौजूद है? सिरोही में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर जैसलमेर में? तो जैसलमेर में अवस्थित है नतमल, और सालिम सिंह की जो हवेलियाँ मौजूद है जैसलमेर में। अगर बात की जाए जैसलमेर की अन्य हवेलियों के बारे में तो यहाँ पर मौजूद है पटुओं की हवेली, और पटुओं की हवेली का निर्माण करने वाला व्यक्ति गुमानचंद बापना था, जो कि ये जो जैसलमेर की सबसे बड़ी
पटवों की हवेली जो है जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। जबकि सालिम सिंह की हवेली ये भी जैसलमेर में है। इसका निर्माण 1825 में सालिम सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ये एक 9 मंजिला हवेली है। इसे नौखंडी हवेली के नाम से भी जाना जाता है। अगली तीसरी हवेली है, जैसलमेर में ही ये मौजूद है, नथमल की हवेली। ये तत्कालीन पीएम नथमल के द्वारा निर्मित है। इसके जो वास्तुकार है लालू व हाथी नामक 2 कारीगर जो है इसके वास्तुकार है। इसके अलावा सोडो की हवेली ये भी जो है जैसलमेर में ही मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जनाफा पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, बिल्कुल सही बात है। नागपाड़ से निकलती है लूणी नदी, ये भी सही बात है। गोगुंदा पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है बेडस नदी, ये भी बिल्कुल सही है। बनास नदी जो कि बिजराल पहाड़ियों से निकलती है, ये गलत बात है क्योंकि बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी, जबकि बिजराल गाँव की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है खारी नदी। खारी नदी बिजराल गाँव की पहाड़ियों से निकलती है। अगर बनास के बारे में बात की जाए तो बनास नदी का उद्गम होता है वेरोड के मठ खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई अगर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो 512 किलोमीटर है, जबकि जो प्राचीन लंबाई है 480 किलोमीटर है। इस नदी की विशेषता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इसका समाप्ति स्थल है चंबल नदी में जाकर मिलती है। चंबल नदी की ये सहायक नदी है जो कि रामेश्वर नामक स्थान जो है सवाई माधोपुर में मौजूद है, तो वहाँ पर जाकर चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर नामक स्थान में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अगर प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो इसका प्रवाह क्षेत्र प्रमुख रूप से मेवाड़ का मैदान आता है, जिसके अंतर्गत RBC यानी राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले आते हैं, तथा मालपुरा करौली का मैदान इसमें शामिल है। मालपुरा करौली के मैदान के अंतर्गत अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर शामिल है। अगर बात की जाए इसके प्रवाह क्षेत्र की तो इसका प्रवाह क्षेत्र टोटल जो है 7 जिलों में बहता है। कुछ बुकों में 6 जिले भी दे रखे हैं, लेकिन इसके सही होगा क्योंकि ये 7 जिलों में बहती है। उदयपुर में भी ये नदी जो है बहती है। इसके अलावा अगर इसी सहायक नदियों के बारे में बात की जाए कि बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो बनास की सहायक नदियों को याद करने की एक ट्रिक है काली डाकण मेना मासी का मोर बांडियाम को खा गया। काली डाकण मेना मासी का मोर बांडियाम को खा गया। काली से बन जाएगी काली सिंह, डा से बन जाएगी डाई, मेना से मेनाल हो जाएगा, मासी से हो जाएगा मासी, मोर से हो जाएगा मोरेल, बांडी और आ से बन जाएगा आयर नदी, को से बन जाएगा कोठारी नदी। तो ये जो है बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा बात की जाए कि बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी बनास की है खारी नदी, जो कि बिजराल पहाड़ियों से निकलती है। बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है जो है बेडच नदी, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। बेडच नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदय सागर में गिरने के बाद में इसका नाम जो है आयड़ से बेडच हो जाता है। इसके अलावा ये राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम मनाने वाली नदी है। बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम मनाती है। एक जो त्रिवेणी संगम मनाती है बिगोद नामक स्थान पर मनाती है, जहाँ पर बनास, बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है। इसके अलावा राजमहल टोक में जो है बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम बनता है, जबकि रामेश्वरम नामक स्थान में जो सवाई माधोपुर में मौजूद है वहाँ पर जो है चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम बनता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है? भारदेवरा मंदिर, शिव मंदिर जो कि भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में मौजूद है। देशनोक नामक स्थान पर ये मौजूद है। और जगत शिरोमणि मंदिर जो कि उदयपुर में नहीं बल्कि आमेर में है। जगत जो शिरोमणि मंदिर है वो आमेर में अवस्थित है और इसका निर्माण जो है कनकावती के द्वारा करवाया गया था। जो कि जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम की महारानी थी। कनकावती ने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पुत्र का नाम था जगत सिंह। यानी पुत्र जगत सिंह की याद में कनकावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था आमेर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन का उत्पादन नागौर में होता है। गार्नेट का उत्पादन होता है बिल्कुल टोंक में होता है। गार्नेट को तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है। फेल्सपार का उत्पादन उदयपुर में होता है, बिल्कुल गलत बात है। फेल्सपार का उत्पादन जो है अजमेर में होता है। फेल्सपार का उत्पादन कहाँ होता है? फेल्सपार का उत्पादन होता है अजमेर में।
वोलेस्टोनाइट का उत्पादन सिरोही में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो फेल्सपार के बारे में अगर बात की जाए तो फेल्सपार जो है भारत में अगर सर्वाधिक भंडारों की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक भंडार और उत्पादन जो है राजस्थान में होता है। जबकि अगर राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है अजमेर में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगर उस समय के बारे में बात की जाए तो उस समय थी रेखा शर्मा, और वर्तमान में भी रेखा शर्मा ही जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। और पूछा जाए कि राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 2001, 1992, 2010 या 2020? राजस्थान की जो वन नीति घोषित की गई थी वो घोषित की गई थी 2010 में। राजस्थान की पहली वन व पर्यावरण वन नीति 18 दिसंबर 2010 को घोषित की गई, जिसके अनुसार लगभग 20% क्षेत्र पर जो है वन होने अनिवार्य हैं। राजस्थान की जो पर्यावरण और वन नीति 2010 जारी की गई उसमें यह निश्चित किया गया कि 20% क्षेत्र पर जो है वन होने चाहिए। लगभग 20% क्षेत्र पर जो है वन होने आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, रिखिया किस भारतीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, खल्ला जी या फिर रूपनाथ जी? नेजा, जम्मा, रिखिया आदि जो शब्द है वो संबंधित है रामदेव जी से। अगर रामदेव जी के बारे में बात की जाए तो रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को सीव तहसील बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम अजमाल था, माता का नाम मीनादे था, भाई का नाम था विरमदेव। गुरु का नाम बालीनाथ जी था। पंथ इनके द्वारा जो चलाया गया है, इनके द्वारा कामड़िया पंथ चलाया गया है। मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर जो है देवरा कहलाता है। जो रात्रि जागरण यहाँ पर किए जाते हैं उनको जम्मा कहते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कि कवि भी है, तो रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो कि कवि भी रहे हैं, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है 24 वाणियाँ। इसके अलावा जो इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक आयोजित होता है। इनके जो प्रमुख मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर में मौजूद है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1931 में करवाया गया था। अन्य मंदिरों के बारे में बात की जाए तो इनके अन्य प्रमुख मंदिर है, अन्य जो मंदिर है बिराटिया पाली में मौजूद है, कुंडियास अजमेर में है, जो कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहलाता है। जो कुंडियास में जो रामदेव जी का जो मंदिर है उसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहा जाता है, जबकि छोटा जो रामदेवरा है वो गुजरात में मौजूद है। इसके अलावा हल्दीना अलवर में है, मसूरिया फाड़ी जोधपुर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में और कोठड़ा बाड़मेर में भी रामदेव जी के मंदिर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, 56 के मैदान अवस्थित है। 56 के मैदान कहाँ पर अवस्थित है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर उदयपुर में, कोटा बारा में या फिर सिरोही में? 56 की जो मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में मौजूद है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में माही नदी के द्वारा निर्मित 56 गाँवों के समूह को जो है 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गाँवों या 56 नदी नालों के समूह को जो है 56 जो नदी नालों का समूह होता है उससे क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये बात कर रहा है कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षण क्षेत्र और उससे संबंधित जिले जो है सही सम्मिलित नहीं है। बीड़ झुंझुनू बिल्कुल सही है। रोटू जो कि नागौर में है, सुंदा माता जालोर में है, जबकि गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है कंजर्वेशन रिजर्व है वो बीकानेर में नहीं बल्कि नागौर में अवस्थित है। तो गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पर है? नागौर में है। अगर बात की जाए संरक्षित क्षेत्रों के बारे में तो संरक्षित क्षेत्र वर्तमान में इनकी संख्या है 26। कितनी है? 26 है। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या होगी 26। 22 अप्रैल 2023 को 22 अप्रैल के दिन जो है पृथ्वी दिवस होता है। इस दिन जो है 3 नवीन कंजर्वेशन क्षेत्रों की घोषणा की गई। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है वर्तमान में 26 कंजर्वेशन रिजर्व है। 24वां जो कंजर्वेशन रिजर्व 22 अप्रैल को घोषित किया गया वो है सोरसन जो कि बारा में मौजूद है। 25वां है हमीरगढ़ जो कि भीलवाड़ा में, और 26वां है खिचन जोधपुर में। यानी कुल मिलाकर कितने की कंजर्वेशन रिजर्व है? 26 कंजर्वेशन रिजर्व जो है वर्तमान में राजस्थान में मौजूद है। 26 संरक्षित क्षेत्र है वर्तमान में राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित नहीं है?
तो सेर जो कि दक्षिणी अरावली में सिरोही में मौजूद है, दिलवाड़ा जो कि ये भी सिरोही में है, कमलनाथ जो है ये भी सिरोही में है, जबकि बिलाली चोटी जो है अलवर में मौजूद है, जिसकी जो ऊंचाई है 775 मीटर। और यानी ये अलवर यानी उत्तरी जो अरावली है इसमें मौजूद है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो है आती है अपनी बिलाली चोटी जो कि अलवर में है, और 775 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है सोरसेन घास के मैदान किस जिले में अवस्थित है? तो सोरसेन जो घास के मैदान है 12 जिले में अवस्थित है। और अगर सोरसेन घास के मैदानों की बात की जाए, तो यहाँ ये जो है गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण के लिए फेमस है, गोडावण के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहीं पर जो है एक मंदिर है, एक देवी है ब्राह्मणी माता। यहाँ पर एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है, जिसकी विशेषता ये है कि इसकी पीठ की पूजा की जाती है। तो राजस्थान की एक ऐसी लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, कौन सी है? ब्राह्मणी माता, जो कि कहाँ पर मौजूद है? सोरसेन 12 में अवस्थित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मौजूद है? बाड़मेर में, नागौर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो कि बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है बीकानेर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों मिलती है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्माण करता है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर। तो बाड़मेर ऐसा जिला है जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा का भी निर्माण करते हैं। 2 ज़िले हैं, एक ज़िला है गंगानगर जो कि पंजाब के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, जबकि पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। इसके अलावा बाड़मेर जो कि गुजरात के साथ में जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, जबकि पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये अपना पेपर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हाउसकीपर एग्ज़ाम जो कि जुलाई 2009 में आयोजित की गई थी। और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो और आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और भविष्य में इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।